नमस्कार। एक्सपर्ट हिंदी में आपका स्वागत है। तो आज का हमारा विषय है संज्ञा। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले संज्ञा की परिभाषा देखते हैं। संज्ञा परिभाषा किसी प्राणी, स्थान, वस्तु और भाव के नाम को ही संज्ञा कहते हैं। ठीक है। किसी प्राणी, स्थान, वस्तु और भाव के नाम को संज्ञा कहते हैं। ठीक है। अब यहाँ पे देखिए, ये जो प्राणी, स्थान, वस्तु और भाव, ये बहुत ही महत्वपूर्ण शब्द हैं, क्योंकि इनके आधार पर ही आगे चलकर संज्ञा का भेद होगा। ठीक है। तो पहले इस परिभाषा को समझते हैं। संज्ञा की परिभाषा में कहा गया है कि किसी प्राणी, स्थान, वस्तु और भाव के नाम को संज्ञा कहते हैं। तो कोई भी प्राणी ले ले, कोई भी जगह ले ले, स्थान ले ले, कोई भी वस्तु ले ले और कोई भी भाव ले ले, तो उनके जो नाम हैं वही संज्ञा है। जैसे मैं आपको कुछ उदाहरण दे रहा हूँ। प्राणी में देखते हैं, जैसे राम, सीता आदि। मनुष्य भी तो एक प्राणी ही है। ठीक है। उसके बाद देखते हैं स्थान। स्थान जैसे दिल्ली, कोलकाता आदि। अब देखते हैं वस्तु। जैसे फल, गेहूं आदि। अब देखते हैं भाव। संज्ञा का यही जो है भाव, इसे हम छू नहीं सकते, इसे हम समझ सकते हैं, इसे हम महसूस कर सकते हैं। जैसे बुढ़ापा, बचपन आदि। ठीक है। अब मैंने जो आपको ये सारे उदाहरण दिए, इसमें कुछ नाम ऐसे हैं जो किसी विशेष व्यक्ति या फिर स्थान या फिर वस्तु का बोध कराते हैं। जैसे कि ये राम, सीता आदि, जैसे कोलकाता, दिल्ली आदि। ठीक है। तो इसमें कुछ नाम ऐसे भी हैं जो किसी विशेष प्राणी या वस्तु या स्थान की ओर संकेत ना करके केवल साधारण जाति का बोध कराते हैं। जैसे साधारण जाति का बोध कराने का अर्थ है जो साधारण जाति, जैसे अध्यापक, माता, नगर, ये है साधारण जाति। कैसे ना, इनका कोई विशेष नाम नहीं है। जैसे अध्यापक तो बहुत होते हैं, उनका अगर कोई विशेष नाम होता है तो वो अलग है, लेकिन साधारण जाति के अंतर्गत सभी अध्यापक आ जाते हैं, सभी नगरे आ जाते हैं। ठीक है। उसके बाद हम देखते हैं कि कुछ नाम ऐसे भी हैं जो ऐसे भाव का बोध कराते हैं जिन्हें केवल अनुभव किया जा सकता है लेकिन देखा नहीं जा सकता। जैसे कि मैंने आपको यहाँ पे बताया ही है, बुढ़ापा, बचपन, इन्हें हम सिर्फ अनुभव कर सकते हैं और इन्हें हम छू नहीं सकते।
ठीक है। तो चलिए अब हम संज्ञा के भेद की ओर बढ़ते हैं। ठीक है, तो देखते हैं संज्ञा के भेद। तो संज्ञा के 3 भेद होते हैं। 3 भेद होते हैं जो कुछ इस प्रकार है। व्यक्तिवाचक संज्ञा, एक होता है जातिवाचक संज्ञा, एक होता है भाववाचक संज्ञा। अब हम एक एक करके इनकी परिभाषाएं और उदाहरण समझेंगे। तो चलिए सबसे पहले समझते हैं व्यक्तिवाचक संज्ञा। तो जो शब्द किसी विशेष व्यक्ति, स्थान या वस्तु का बोध कराते हैं उन्हें व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। पहले परिभाषा देख लेते हैं, उसके बाद इसका अर्थ समझेंगे। तो जो शब्द किसी विशेष व्यक्ति, स्थान या वस्तु का बोध कराते हैं उन्हें व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। ठीक है, बहुत लोग ये जो है इसे नहीं जानते, इसका नाम है खरी पाई। ठीक है, अब देखिए ये जो शब्द है व्यक्तिवाचक, इससे साफ पता चलता है कि ये कोई विशेष व्यक्ति के बारे में बता रहा है। तो इसके परिभाषा में भी देखिए ये शब्द है विशेष, जिसे अंग्रेजी में पार्टिकुलर कहते हैं। तो जब हम किसी विशेष व्यक्ति या वस्तु या फिर स्थान का बोध करते हैं तब हम उसे व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे उदाहरण लेते हैं हम, जैसे कमला एक विशेष व्यक्ति का नाम है। सरला ये भी एक विशेष व्यक्ति का नाम है। भारत ये हमारे देश का नाम है। उसके बाद कोलकाता ये एक विशेष जगह का नाम है। ठीक है, तो इसी तरह और भी बहुत सारे हैं, गंगा है, जमुना है। ठीक है, हम कुछ ही लेंगे आपको समझाने के लिए। तो इसमें तो ये है व्यक्तिवाचक संज्ञा। ठीक है, तो चलिए अब हम चलते हैं जातिवाचक संज्ञा की ओर। अब हम देखेंगे कि जातिवाचक संज्ञा का परिभाषा क्या है। तो जिस संज्ञा शब्द से किसी जाति की सब वस्तुएं अथवा प्राणियों का बोध हो उसे जातिवाचक संज्ञा कहा जाता है।
जिस संज्ञा शब्द से किसी जाति की सब वस्तुओं अथवा प्राणियों का बोध हो, उसे जातिवाचक संज्ञा कहते हैं। ठीक है, तो इसमें देखिए क्या कह रहा है कि जिस संज्ञा शब्द से किसी जाति की सब वस्तु अथवा प्राणियों का बोध हो, उसे जातिवाचक संज्ञा कहते हैं। इसका मतलब जो संज्ञा शब्द हमें मिलेगा वो किसी विशेष जाति के बारे में हमें बताएगा। जैसे कुछ उदाहरणों के माध्यम से हम समझेंगे। जैसे पहला उदाहरण हम लेते हैं, उदाहरण पुस्तक, नगर, देश, नौकर आदि। ठीक है, तो देखिए पुस्तक, ये संज्ञा शब्द एक जाति के बारे में हमें कह रहा है कि पुस्तक का अर्थ होता है बहुत सारा पुस्तक। अब उसमें कौन सा पुस्तक है, किस नाम से, वो हमें नहीं मालूम। अगर वो कोई विशेष नाम दे दिया जाए उस पुस्तक का तो वो व्यक्तिवाचक संज्ञा हो जाएगा, जो कि हम पहले पढ़ चुके हैं। लेकिन अगर सिर्फ केवल पुस्तक कहा जाए, इसका मतलब वो कोई भी पुस्तक हो सकता है, चाहे वो अंग्रेज़ी का हो सकता है, हिंदी का हो सकता है, बांग्ला का हो सकता है, ठीक है, गणित का हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। तो इसीलिए जब हम निर्णय नहीं ले पा रहे हैं कि कौन सा पुस्तक है, ठीक है, तो हमें इस सब से एक जाति के बारे में समझ में आ रहा है कि हाँ, ये बहुत सारे पुस्तक के बारे में कहा जा रहा है। वैसे ही नगर कौन सा है, कौन सा नगर है, नगर का कोई नाम नहीं है, तो इससे बहुत सारे नगर के नाम दिमाग में आते हैं, तो ये भी जातिवाचक संज्ञा। देश, कितने सारे देश हैं हमारी दुनिया में, हमारी पृथ्वी में, तो सारे देशों का नाम इसी के अंदर है। अगर सिर्फ भारत देश कहा जाए तो वो व्यक्तिवाचक, लेकिन अगर सिर्फ देश कहा जाए तो वो जातिवाचक, नौकर आदि। ठीक है, अब हम भाववाचक संज्ञा की ओर बढ़ेंगे। अच्छा, ठीक है, और एक विशेष बात मैं आप लोगों को बता देता हूँ। जैसे मेरे दिमाग में अभी आया, एक विशेष बात है, स्टार मार्क कर लेते हैं इसे, कि ये जो जाति शब्द है, तो व्याकरण में जाति शब्द ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य आदि जातियों के लिए प्रयुक्त नहीं होता है। ठीक है, ये सिर्फ समूह, मतलब जिसे अंग्रेजी में ग्रुप कहते हैं, उसके लिए ही प्रयोग होता है। तो व्याकरण में जाति शब्द एक है ब्राह्मण, फिर है क्षत्रिय, तीसरा है वैश्य। इन तीनों के लिए ये जाति शब्द प्रयोग नहीं होता है। ठीक है, अब चलते हैं किसकी ओर, अब हम चलेंगे भाववाचक संज्ञा की ओर। देखते हैं भाववाचक संज्ञा।
सबसे पहले इसकी परिभाषा देख लेते हैं, ठीक है। जिन संज्ञा शब्दों से किसी व्यक्ति, स्थान अथवा वस्तु के गुण, दोष, दशा या अवस्था आदि का बोध हो, उन्हें ही भाववाचक संज्ञा कहते हैं। हम लिख लेते हैं परिभाषा। तो जिन संज्ञा शब्दों से किसी व्यक्ति, स्थान अथवा वस्तु के गुण, दोष और दशा या अवस्था आदि का बोध हो, उन्हें भाववाचक संज्ञा कहते हैं। ठीक है। तो जिन संज्ञा शब्दों से किसी व्यक्ति, स्थान अथवा वस्तु के गुण, दोष, दशा या अवस्था आदि का बोध हो, भाववाचक संज्ञा कहते हैं। तो देखिए, इस परिभाषा में भी गुण, दोष और दशा और अवस्था, ये चार शब्द बहुत ही महत्वपूर्ण हैं। इनसे ही आपको इसकी परिभाषा समझ में आएगी। मैं आपको पहले बता चुका हूँ कि कोई भी व्यक्ति, स्थान या वस्तु के कुछ गुण होते हैं, कुछ दोष होते हैं, कुछ दशा होते हैं, कुछ अवस्था होता है, तो जिन्हें हम छू नहीं सकते, सिर्फ अनुभव कर सकते हैं, और वही है भाववाचक संज्ञा। जैसे कुछ उदाहरण लेते हैं हम। उदाहरण जैसे लेंगे हम स्वतंत्रता, साहस, उदारता, आदि। ठीक है। अब मैं आपको संज्ञा के बारे में थोड़ी सी और ज़्यादा जानकारी प्रदान करूँगा। तो अंग्रेजी व्याकरण के प्रभाव से कुछ विद्वान संज्ञा के दो भेद और मानते हैं। तो हमने अंग्रेजी में व्याकरण में संज्ञा अर्थात नाउन पढ़ा है ना, तो उसी के आधार पर कुछ विद्वान संज्ञा के और दो भेद मानते हैं, वो भी देख लेते हैं क्या क्या है। एक है समुदायवाचक संज्ञा, समुदायवाचक संज्ञा, ठीक है। और दूसरा क्या है? दूसरा है द्रव्यवाचक संज्ञा, द्रव्यवाचक संज्ञा। ठीक है। अब ये समुच्चयवाचक संज्ञा क्या है? देखिए, ऐसी संज्ञाएं जिनसे किसी वस्तु के समूह अथवा झुंड का बोध हो, उसे समुदायवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे कक्षा, परिवार, मंडली, सेना, भीड़, सभा और भी बहुत सारे हैं। तो मैं ये आपके लिए लिख देता हूँ, ठीक है। इसकी भी परिभाषा देख लेते हैं, छोटा करके लिख देता हूँ। तो ये जो संज्ञा है, इसे किसी वस्तु और समूह, किसी वस्तु और समूह अथवा झुंड का
बोध होता है। ठीक है, जैसे उदाहरण मैं आपको बता चुका हूँ, जैसे कक्षा, परिवार, फिर भी मैं लिख देता हूँ, कक्षा, परिवार आदि। और ये द्रव्यवाचक संज्ञा क्या है? ऐसी संज्ञा है जिनसे किसी द्रव्य या धातु या पदार्थ का बोध होता है, मतलब कोई भी वस्तु का बोध होता है। ठीक है, तो ऐसी संज्ञा से किसी द्रव्य, या फिर हम कह सकते हैं कि किसी भी धातु, ठीक है, तो द्रव्य या धातु का बोध होता है, या पदार्थ भी कह सकते हैं, होता है। जैसे हम इसके भी कुछ उदाहरण देख लेते हैं। उदाहरण है सोना, गेहूं, पीतल। सोना, गेहूं, पीतल आदि। तो ठीक है, आज के लिए बस इतना ही। आशा करता हूँ कि आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिए और कमेंट कीजिए। धन्यवाद।